स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो इसे रुक करते हैं खबरों की ओर। पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव की ओर से कुछ दिन पहले रूह अफ़ज़ा को लेकर दिए गए बयान पर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें जोरदार फटकार लगाई है। जस्टिस अमित बंसल ने मंगलवार को मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि इससे अदालत की अंतरात्मा को झटका लगा है और यह अक्षम्य है, इसे माफ नहीं किया जा सकता और इस मामले में पतंजलि और रामदेव के खिलाफ हमदर्द की ओर से मुकदमा दायर किया गया है। वहीं मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस अमित बंसल ने सख्त आदेश देने की चेतावनी दी। और वहीं दिल्ली में आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा आयोजित वक्फ बचाओ संविधान बचाओ कार्यक्रम में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम में ओवैसी ने वक्फ की संपत्तियों के संरक्षण और संविधान की रक्षा के मुद्दे पर अपने विचार साझा किए। वहां ओवैसी ने वक्फ संपत्तियों को बचाने और संविधान के प्रावधानों को सुरक्षित रखने के लिए सरकारी नीतियों की आलोचना की और मुस्लिम समाज के अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। तो वक्फ बचाओ संविधान बचाओ कार्यक्रम और इसमें असदुद्दीन ओवैसी ने शिरकत की और इस दौरान वक्फ को लेकर लोगों से बातचीत की और वक्फ के खिलाफ जिस तरीके से आंदोलन किया जा रहा है देश के अलग अलग जगहों पर, ऐसे में एक बार फिर से आज वक्फ संरक्षण पर जोर दिया गया है असदुद्दीन ओवैसी की ओर से। और वहीं एक राष्ट्र एक चुनाव पर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। अब इसको लेकर जेपीसी की बैठक भी हो रही है और भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए संसद भवन पहुंची और इस दौरान उनके हाथ में एक बैग नजर आया जिस पर नेशनल हेराल्ड की लूट लिखा हुआ था। यानी कि एक बार फिर दिल्ली में बैग पॉलिटिक्स ने जोर पकड़ लिया है और इस बार बांसुरी स्वराज ने कहीं ना कहीं इसके लिए बिगुल ठोका है। और देखें तो ये तस्वीरें भी उनकी सामने आई जब जेपीसी की बैठक में शिरकत करने वो पहुंची और इस दौरान जो उनके बैग की बात करें वो हर किसी के नजरों में चढ़ा रहा और ये बैग एक बार फिर सियासी मुद्दा बन चुका है, जिसमें देखें तो राहुल गांधी के नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर उन्होंने इस पर प्रिंट कराया है। और भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के बयान पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा है कि बांसुरी स्वराज पहले ये बताए कि लूट कहां हुई है। गांधी शब्द से न केवल अंग्रेज डरते थे बल्कि अब भाजपा भी डरी हुई है। जो मामला पहले ही बंद हो चुका है, पहले ही इस पर सभी बातें सामने आ चुकी है, कोई मनी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो इस प्रकार के आखिर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं ये भाजपा जो है मुद्दों से भटकाने के लिए एक कुत्सित प्रयास कर रही है और कहीं ना कहीं वे कांग्रेस के साथ साथ गांधी परिवार को बदनाम करना चाहते हैं। बांसुरी स्वराज जी स्वयं सम्मानित नेता, कल वो बताए ना लूट कहां हुई है, कोई मनी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। और नेशनल हेराल्ड मैंने कहा कि गांधी शब्द से न केवल अंग्रेज डरते थे बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी डरी हुई है और जो चीज ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, पहले भी इस पे सारी चीजें आ चुकी है, क्लियर हो चुकी है, कोई मनी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो फिर इस प्रकार आरोप क्यों। मैं समझता हूं मुद्दों से भटकाने का इनका एक कुत्सित प्रयास है और कहीं न कहीं कांग्रेस के साथ साथ गांधी फैमिली को यह बदनाम करने की इनकी एक कुत्सित प्रयास है, मैं यही कहना चाहूंगा। लेकिन सर भाजपा कह रही है ना कि जांच अगर हो रही है तो हो जाने दीजिए जांच, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इसके पहले भी जांच नहीं हुआ क्या? इसके पहले भी जांच हुआ, जांच होने के बाद क्लोजर रिपोर्ट हो गए। तो मैं समझता हूं जानबूझ के इस प्रकार की, क्योंकि सत्ता इनके पास है, इनके जो संवैधानिक संस्था उनका ये दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इस प्रकार की ये कहीं न कहीं मैं समझता हूं प्रतिशत। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अभिनेता महेश बाबू को ईडी का समन, एक्टर को 27 अप्रैल को तलब किया गया है ईडी की ओर से। तो यह जानकारी सामने आ रही है, साउथ एक्टर महेश बाबू को लेकर ईडी का समन भेजा गया है। 27 अप्रैल को एक्टर को तलब किया गया है।
रियल एस्टेट फर्मों में मनी लॉन्ड्रिंग जांच का यह मामला है, जिसमें पूछताछ के लिए ईडी की ओर से उन्हें तलब किया गया है। 18 अप्रैल को तेलंगाना में कई जगहों पर छापेमारी हुई थी और सिकंदराबाद, जुबली हिल्स, बोवेनपल्ली इलाकों में छापेमारी ईडी की ओर से, और अब इसमें साउथ एक्टर महेश बाबू को भी ईडी की ओर से तलब किया गया है। और 27 अप्रैल को ईडी ने समन भेजा है, जब ईडी उनसे पूछताछ करेगी। आपको बता दें, रियल एस्टेट फर्मों में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का यह मामला है और इसी के तहत 18 अप्रैल को तेलंगाना में कई जगहों पर छापेमारी भी हुई थी। सिकंदराबाद, जुबली हिल्स, बोवेनपल्ली इलाकों में छापेमारी की गई थी, जिसके बाद अब अभिनेता महेश बाबू को जो है ईडी की ओर से समन जारी किया गया है। बढ़ते आगे, झारखंड से खबर सामने आ रही, जहां बोकारो भूमि घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मंगलवार सुबह रांची समेत झारखंड और बिहार के कुल 15 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। रांची के लालपुर, चुटिया और कांकी रोड इलाके में छापे मारे जा रहे हैं। खासतौर पर कारोबारी विमल अग्रवाल और पुनीत अग्रवाल के ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। ईडी की टीम राजवीर कंस्ट्रक्शन और इससे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि ये दोनों बाबा वैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं और इससे पहले 26 सितंबर 2023 को इनके ठिकानों पर जीएसटी विभाग की भी रेड पड़ चुकी है। तो एक बार फिर ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है जारी है। रांची से यह खबर, बाबा वैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट से जुड़े आरोपी बताए जा रहे हैं, जिनके यहां मंगलवार को ईडी की ओर से छापेमारी की गई। आपको बता दें, बिहार और झारखंड में यह छापेमारी ईडी की ओर से की गई है। और वहीं पोप फ्रांसिस के निधन पर केरल सरकार ने गहरा शोक जताया है और 3 दिनों के राजकीय शोक का ऐलान किया है। 22 और 23 अप्रैल को 2 दिनों का शोक मनाया जाएगा, जबकि अंतिम संस्कार वाले दिन एक और दिन का राजकीय शोक रहेगा। अंतिम संस्कार की तारीख की घोषणा अलग से की जाएगी और इस दौरान सभी सरकारी कार्यक्रमों में सादगी बरती जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। तो पोप फ्रांसिस के निधन पर केरल सरकार ने यह बड़ा फैसला जो है वो सुनाया है और उन्होंने कहा है कि 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया जाएगा और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय ध्वज है इस दौरान, उनके अंतिम संस्कार के दौरान आधा झुका रहेगा। और वहीं बढ़ते हैं आगे, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सांसद ने कहा कि भाजपा भारत में कभी भी अकेले चुनाव नहीं जीत सकती। ये किसी के कंधे पर बंदूक रखकर जो है चुनाव जीत सकते हैं। भाजपा किसी के सहारे ही जीत सकती है और उसको मारकर फिर अपनी सरकार बना सकती है। भाजपा जहां सरकार नहीं बनाएगी वहां राष्ट्रपति शासन के तहत राज करना चाहती है और इस जन्म में भाजपा बंगाल में जीत नहीं सकती और इसलिए अब ये पिछले दरवाजे से बंगाल में राज करना चाहते हैं। तो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने ये बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। बंगाल हिंसा की बात करें, जिस तरीके से इन दिनों विवादों में हैं और ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बंगाल सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश है और राष्ट्रपति शासन लागू करने की जो खबर सामने आई है उसको लेकर पप्पू यादव ने यह बड़ा हमला बोला है और कहा कि कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी की नीति है कि जहां खुद जो है खुद के दम पे शासन नहीं हथिया पाती है, वो राष्ट्रपति के जरिए वहां राज करने की कोशिश करती है। शायद केंद्र में हम कहा कहेंगे राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। हम बीजेपी के तरह हम संविधान विरोधी बात नहीं करेंगे। सुनिए, बीजेपी कभी भी डायरेक्ट चुनाव नहीं जीत सकती इस हिंदुस्तान। इन्हें गाली गलौज करके और किसी के कंधों पर बंदूक रख के ही ये जीत सकता है। बीजेपी किसी के सहारे ही जीत सकता है और उसको मार के अपनी सरकार बना सकता है। बीजेपी जहां सरकार नहीं बनाएगी वहां राष्ट्रपति शासन के तहत राज करना चाहती है। इस जन्म में कांग्रेस बीजेपी बंगाल में सक्सेस नहीं हो सकती। ममता दीदी को ये चैलेंज नहीं कर सकता, इसीलिए ये अब पिछले दरवाजे से बंगाल। और बढ़ते हैं आगे, यूपी का बहराइच जनपद जिसने पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है।
बहराइच की जिलाधिकारी मोनिया रानी को साल 2023 के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये पुरस्कार उन्हें जिले के समग्र विकास, जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और अभिनव पहलों के लिए मिला है। देश के 750 से ज्यादा जिलों में से केवल 10 जिलों का चयन जिले के समग्र विकास श्रेणी में किया गया, जिसमें से यूपी से बहराइच अकेला जिला शामिल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह में यह सम्मान डीएम मोनिका रानी को दिया और बता दें कि बहराइच में सेवा से संतृप्तिकरण अभियान, आकांक्षी जिला कार्यक्रम और केंद्र की 12 प्रमुख योजनाओं के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए यह सम्मान दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप के विवादित बयान पर अभिनेत्री और मॉडल गहना वशिष्ठ ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में गहना वशिष्ठ ने अनुराग कश्यप के खिलाफ लिखित शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। गहना ने आरोप लगाया है कि अनुराग कश्यप का बयान ब्राह्मण समाज का अपमान है और इसी के तहत उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की मांग की और उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ब्राह्मणों को टॉयलेट समझ रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये बयान किसी और धर्म को लेकर होता तो अब तक फतवे भी जारी हो जाते और फिल्मों के लिए कुछ भी बयानबाजी की जाती है। इस घटिया आदमी के खिलाफ प्रॉपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान हमें ये अलाउ नहीं करता कि हम किसी भी धर्म प्रजाति के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट दें। और इतना फिल्थी स्टेटमेंट, क्योंकि मैं कुछ समय पहले जेल में थी तो एक टीचर थी जो अरेस्ट हुई थी क्योंकि उन्होंने किसी कास्ट के खिलाफ शायद कुछ कह दिया था। तो क्या संविधान, क्या नियम, क्या रूल रेगुलेशन आम आदमी और डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए अलग है? नहीं है, राइट? तो इसलिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि इस नीच आदमी के खिलाफ प्रॉपर एफआईआर दर्ज हो, इसे घर से उठा के लेके जाया जाए और जेल के अंदर रखा जाए। अब मुझे यकीन है कि मुंबई पुलिस प्रॉपर जस्टिस करेगी और हमें जस्टिस मिलने का हक है। उसकी वजह है, आज अगर एक आदमी ब्राह्मणों के खिलाफ बोल रहा है ना, और अगर आज कुछ नहीं किया गया तो आज 1 से कल 1000 होंगे, कई करोड़ होंगे और पता नहीं कितने लोग खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनको तो लगेगा यार कि आज कुछ भी बोल दो और कल सॉरी कह दो। मजाक बना लिया लोगों ने ब्राह्मणों का। जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन और बाढ़ के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं और इसी बीच स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की गाड़ी को बीच रास्ते में रोक लिया और लोग अपने मुश्किलों और समस्याओं को लेकर सीधे सीएम से बात करने की कोशिश करते हुए नजर आए और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां लोगों की भीड़ जो है सीएम की गाड़ी के सामने नजर आ रही है। और इस दौरान लोगों ने बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान को लेकर सरकार की ओर से मदद की मांग की है। आपको बता दें कि रामबन में भारी बारिश के बाद हालात जो है अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं और लोग राहत और पुनर्वास की उम्मीद लगाए बैठे हैं और इसी के तहत लोगों ने सीएम की गाड़ी को रोका और उनके सामने अपनी समस्याओं को रखा। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रामबन में राहत कार्यों की स्थिति पर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है और डीसी बसीर चौधरी व्यक्तिगत रूप से प्रभावित क्षेत्रों में खुद डेरा डाले हुए हैं। बिजली की आपूर्ति में सुधार किया गया है। 1762 डीटी में से 1486 डीटी बहाल कर दी गई है और शेष 286 पर काम अभी जारी है। जलापूर्ति की स्थिति भी बेहतर हो रही है। 98 में से 89 जलापूर्ति योजनाएं फिर से चालू हो चुकी हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की बहाली के लिए भी काम जो है वो चल रहा है और कल तक यानी जो है यह आंशिक रूप से बहाल होने की संभावना है। जितेंद्र सिंह ने आगे बताया कि वह कल रामबन में व्यक्तिगत रूप से प्रशासन के साथ राहत कार्यों की स्थिति पर काम करने के लिए भी मौजूद रहेंगे, जहां तमाम चीजों का जायजा लेंगे।
बढ़ते हैं आगे। मीरा भायंदर महानगर पालिका के स्विमिंग पूल में 11 साल के बच्चे ग्रंथ मुथा की दर्दनाक मौत के बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। मनसे ने प्रतीकात्मक अंतिम यात्रा निकालते हुए मनपा आयुक्त कार्यालय के बाहर चिता और अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होने वाली मटकी लेकर विरोध भी जताया और इस दौरान कार्यकर्ता राम नाम सत्य है, मनपा आयुक्त मस्त है जैसे नारे भी लगाते दिखे। बता दें कि घटना मीरा भायंदर नगर निगम के गोपीनाथ मुंडे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की है, जहां ग्रंथ मुथा रोड की तरह तैरने गया था लेकिन स्विमिंग पूल में डूब गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और इस खेल परिसर का प्रबंधन एक निजी ठेकेदार के हवाले है और इसी लापरवाही को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि शहर में इस हादसे को लेकर चारों तरफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। हजारीबाग झील से आखिरकार 24 घंटे बाद युवक आलेख गौरव का शव बरामद कर लिया गया है। सोमवार को झील में डूबने की घटना सामने आई थी लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद शव नहीं निकाला जा सका। एनडीआरएफ को बुलाने की कोशिश भी की गई लेकिन वे किसी कारणवश नहीं पहुंच सके। स्थानीय भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद ने इस मामले में पहल करते हुए चौपारण से गोताखोरों की टीम बुलाई और खुद प्रयासों की निगरानी भी की। इस दौरान मौजूद रहे। मंगलवार की सुबह 5 बजे से गोताखोरों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। वहीं विधायक ने झील में रेस्क्यू के लिए स्थायी व्यवस्था की मांग की है और चौपारण के गोताखोरों को आवश्यक उपकरण देने की भी बात कही। वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तकलीफ है कि एनडीआरएफ की टीम नहीं आ पाई और आप देख रहे होंगे किस तरह से मेहनत करके चौपारण से ग्रामीण क्षेत्र चाहे गांव से लोग आए और मेहनत करके निकाल दी। अगर यही के लोगों को प्रशिक्षित किया जाए या इनको टूल किट इस तरह का उपलब्ध कराया जाए, हम सोचे कि इन लोग को जो भी गोताखोरी का सामान होता है अपने तरफ से हम उपलब्ध कराएंगे। इन लोग जहां भी जाते हैं जो काम करते हैं तो इन लोग को सहूलियत हो, इसके लिए मेरा ये प्रयास रहेगा कि इन लोग को पूरा जो भी साजो सामान लगता है इसमें निकालने के लिए सारा चीज मैं इन लोग को मुफ्त में दूंगा और जहां भी इन लोग जाएंगे हम सहयोग करेंगे। हम लोगों को करीब 9 बजे रात डीसी मैडम और विधायक प्रदीप प्रसाद जी के माध्यम से हम लोगों को न्यूज मिला और खबर मिला। हम लोग 9 बजे रात यहाँ आए और आने के बाद हम लोग 11:30 पौने 12 बजे रात तक बहुत खूब प्रयास किए। प्रयास करने के बाद हम लोग नहीं सफल हो सके तो हम लोगों को विधायक जी प्रदीप प्रसाद जी सर तकलीफ है कि एनडीआरएफ की टीम नहीं आ पाई और आप देख रहे होंगे किस तरह से मेहनत करके। और वहीं बढ़ते आगे, झारखंड के पाकुड़ जिले में पुलिस ने गौ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विक्रमपुर के पास एक पिकअप वाहन को पकड़ा गया है जिसमें 12 गायों को बेहद क्रूरता से बांधकर ले जाया जा रहा था। वहीं पुलिस को देखकर चालक भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। गायों की हालत काफी खराब थी और इस दौरान एक गाय की मौत भी हो गई। मृत गाय का पोस्टमार्टम पशु चिकित्सा अधिकारी से करवाया गया है। गिरफ्तार चालक की पहचान तरुण साह के रूप में हुई है जो हिरणपुर इलाके का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और इस तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी जारी है। रुक करते अगली खबर की ओर। बोकारो जिले के लुगु पहाड़ की तलहटी में मंगलवार को हुई नक्सली मुठभेड़ ने झारखंड पुलिस के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस ऑपरेशन में 1 करोड़ के इनामी और केंद्रीय कमेटी के सदस्य प्रयाग मांझी उर्फ विवेक को मार गिराया गया है। प्रयाग मांझी के साथ 7 और नक्सली भी ढेर हुए जिनमें 2 महिला नक्सली और कई इनामी नक्सली शामिल है। इस पूरे अभियान को डाक बेड़ा ऑपरेशन नाम दिया गया था जिसमें कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर, एसटीएफ और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीमें शामिल थी। ऑपरेशन के दौरान 14 हथियार भी बरामद किए गए हैं जिनमें 4 इंसास और राइफल, 1 एसएलआर और देसी हथियार भी शामिल हैं। कल रात में ऑपरेशन डाका बेड़ा प्रारंभ किया गया था।
इसमें मुख्यतः 209 कोबरा के अधिकारी एवं जवान, साथ में बोकारो पुलिस के अधिकारी, सीआरपीएफ की जीडी कंपनीज, झारखंड राज्य की एसटीएफ यानी झारखंड जगुआर के कमांडोज शामिल थे। आज आधे सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास नक्सलियों से उनका सामना हुआ। हमारे कोबरा के जवानों ने, अधिकारियों ने बहादुरी से उनका मुकाबला करते हुए 8 नक्सलियों को इस मुकाबले में एनकाउंटर के दौरान मार गिराने में सफलता पाई है। उन्हें न्यूट्रलाइज किया गया है। झारखंड एक ऐसा जगह है, ऐसा एग्जाम्पल है झारखंड राज्य, जहाँ पर कि सीआरपीएफ और जिला पुलिस का बहुत ही अच्छा समन्वय है, और उस समन्वय का ही रिजल्ट ये रहा है कि धीरे धीरे करके हम लोग पूरे राज्य को नक्सल मुक्त करने की दिशा में करीब करीब पहुंच चुके हैं। अब आखिरी लड़ाई, जैसा सर ने बताया, सरेंडर की लड़ाई बचती है, तो वहाँ भी हम लोग का यही आह्वान रहेगा कि नक्सली सरेंडर करें। सरेंडर करेंगे तो पूरा का पूरा सरेंडर का लाभ मिलेगा। आप लोग बोकारो में याद होगा, करीब जनवरी में हम लोगों ने इसी जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उस एनकाउंटर में यहाँ से 2 लोग जो भागे थे, जो बच गए थे उस एनकाउंटर में, वो आज मारे गए हैं। उसमें मैं नाम भी बता देना चाहता हूँ, जो हम लोग को सूचना मिली थी कि साहेब राम मांझी और अरविंद यादव। तो एक तरह से उनके पास पूरे के पूरे 4 से 5 महीने का टाइम था जिसमें वो सुधर सकते थे। अगर वो सुधर जाते तो उनकी जान। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़।